बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि इन्हीं बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि आप 12th के वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं चैनल पे, लेकिन 10th के वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसमें बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है पहला, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। बाकी इस वीडियो पर इस चैनल पर क्लास 10th के बच्चों के लिए और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप नंबर से उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। उन वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ये भी जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से ही रिलेट करते हुए है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन था आपका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक हो तो आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक समकोण त्रिभुज बना लिया है इस तरीके से, ABC एक ये समकोण त्रिभुज है। इसमें लिखा है कि यदि उसकी ऊंचाई मतलब ये आधार की लंबाई से, आधार ये AB कितना है 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम आधार की लंबाई को मान लें x सेंटीमीटर है, अगर आधार की लंबाई को x सेंटीमीटर मान लें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो कह रहा ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई जो है ये आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई हो जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर। तो पूछा है आधार की लंबाई ज्ञात करना, मतलब AB अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है। समकोण त्रिभुज हमने कौन सा माना, ABC का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके हिसाब से ये, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आधार इसका क्या है, आधार है AB और ऊंचाई कितनी है BC बराबर में 30, 1/2 AB। आधार का मान कितना है x और ऊंचाई का जो मान है वो कितना है, ऊंचाई BC है और BC का मान हम लोग माने हैं x प्लस 7 बराबर में कितना आ जाएगा 30। ये देखो बटे वाला 2 उधर जाके 30 के साथ गुणा कर लेगा, ये बन जाएगा, जब x का अंदर गुणा कराएंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x बराबर 30 दूनी 60, 60 को इधर ले आओ तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के कितना है 7, तो वो हो जाएगा 12 पंचे 60, बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इससे x कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 12, इससे माइनस का 5 कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। पहले x प्लस 12 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x प्लस 12 बराबर 0, तो इसका मतलब x का मान माइनस 12 आ जाएगा, और x माइनस 5 को 0 के बराबर कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। x के दो मान आए हैं, ये x का मान ऋणात्मक है और हमें पता है किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा माइनस की तो नहीं हो सकती, इसलिए ये मान जो है ना अमान्य हो जाएगा, इसे नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 5, और x क्या था, इस त्रिभुज का आधार। तो भैया आधार की लंबाई पूछ रहे थे, तो बताइए आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी। आधार की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन को, अभी तक आपकी तैयारी कैसी है उसको अगर आप अपना चेक करना चाहें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर आपको ना आए तो इसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देखें। ये आपसे एक सजेशन रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को भी परख सकेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की है।
और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। संख्याओं का हेर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा। देखते हैं, क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 अधिक है। सबसे पहले तो हमें संपूरक कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, इनसे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिनमें दोनों कोणों का योग, जैसे हमने दो कोण लिए संपूरक में, एक x और एक y, तो इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। अर्थात जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है। कोटिपूरक कोण क्या है? वे दो कोण जिनका योग करें 90 डिग्री आए तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। इस बात को आपको पता होगा अच्छे से। तो कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कह रहे हैं उन्हें ज्ञात करो। तो हम लोग पहले मान ले रहे हैं कि माना संपूरक कोण का जो बड़ा कोण है वो बराबर मान लिया x डिग्री, और जो छोटा कोण है वो बराबर हमने मान लिया y डिग्री। अब ये दोनों कोण जो है वो संपूरक हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। एक शर्त और दी गई थी, कह रहे हैं जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण हमने x माना है, वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। तो ये 18 अधिक है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। यही x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे। समीकरण फर्स्ट अपने पास था x प्लस वाई बराबर 180। x की जगह पर कितना रख देंगे? y प्लस 18 और प्लस का y बराबर 180। y और y जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2y, 18 को उधर लेके जा रहे तो बन जाएगा 180 माइनस का 18। तो 2y बराबर 180 से आप 18 को घटाएं, कितना बचेगा? देखिए 10 में से 8 गई 2, और यहाँ पे कितना बचा? 7। 7 में से 1 गया तो 6 और 1। y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 162/2। काट लो 2 से, दुर्वट 16 और 2 एकन 2, तो y का मान कितना आ गया? 81। y का मान 81 आ गया। ये y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दो, सेकेंड वाले में। सेकेंड इक्वेशन थी x बराबर y प्लस 18। x बराबर y का मान कितना है? 81 में 18 जोड़ दो, तो 81 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो वो कोण क्या हो जाएंगे? बड़ा कोण जो है वो 99 डिग्री का हो जाएगा, और जो छोटा कोण होगा वो 81 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होने हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपका? इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है, एक किसानों से रिलेट करता हुआ सवाल है। ये आप अपनी बुक में, मनोहर रे की बुक में चैप्टर नंबर 3 में आप देख लेंगे। वहां पर एक क्वेश्चन है इसी टाइप का कि कुछ धन होता है उसको किसानों के बीच में बांटना होता है, तो वही कहते हैं कुछ किसान कम होते तो प्रत्येक को इतने रुपए अधिक मिल जाते, और कुछ किसान अगर ज्यादा होते तो प्रत्येक को इतने रुपए कम मिलते। बताओ किसानों की संख्या और कुल धनराशि, ऐसे करके एक क्वेश्चन है। तो आप अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं ना, तो वो वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना बुक से अपनी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। लिखा था एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता है कि पंक्ति कितनी है, तो मान ले रहे हैं कि माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या वो हमने मान ली बराबर में x है। ठीक है, अब पंक्तियों में विद्यार्थियों को खड़ा करना है, तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो हम ऐसे मान ले रहे हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या वो बराबर में हमने मान ली y। अच्छा, कक्षा में जो पंक्ति है वो x है, विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में y है। तो अगर हम आपसे कहें कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी जो होंगे वो x इंटू में y होंगे। जैसे आप इस तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि कुल विद्यार्थी x प्लस y होंगे, जो कि गलत है बेटा। जैसे मान लीजिए हम ऐसा कह रहे हैं कि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं और हमने कहा प्रत्येक पंक्ति में 6 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो इन दोनों का आप गुणा करके तो बताएंगे, 6 पंचे 30, तो कुल विद्यार्थी 30 होंगे।
इसी प्रकार से पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमने y मानी है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे x इंटू में y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चल रहा, लिखा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। पंक्ति में विद्यार्थी हैं कितने बताइए, पंक्ति में विद्यार्थी जो है वो कितने हैं x है। कह रहा यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते, x प्लस 3 कर दिया, अधिक होते तो कह रहे पंक्ति एक कम होती। अभी पंक्ति कितनी है y, उसमें से एक कम हो जाएगा इस तरीके से। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो बराबर तो कुल विद्यार्थियों की ही संख्या के होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, विद्यार्थियों को केवल इधर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में ले जा रहे हैं, बाकी इससे क्या होगा कि या तो पंक्तियों की संख्या अधिक होगी, जैसे पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई तो कंफर्म सी बात है कि पंक्तियां कम हो जाएंगी, तो वही ऐसे दिया, लेकिन विद्यार्थी तो टोटल उतने ही रहेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर कुल विद्यार्थियों के ही होगा। मल्टीप्लाई कर ले रहे इसका, y का पहले x में करेंगे तो क्या बन जाएगा xy प्लस का 3y माइनस 1 का करेंगे माइनस x माइनस का 3 बराबर में xy। ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ बन जाएगा माइनस x प्लस 3y बराबर में 3। इसको बोल दे रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त देखिए क्या है, कह रहे हैं यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x, 3 कम हो गए तो क्या हो जा रहा है, पंक्ति कितनी बढ़ जा रही, देखो 3 विद्यार्थी कम होते 2 पंक्तियां अधिक हो जाती, तो पंक्ति y थी 2 अधिक हो गई, लेकिन टोटल विद्यार्थी तो वही रहेंगे ना xy। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, y का गुणा करेंगे तो xy माइनस का 3y प्लस का 2 का करेंगे 2x माइनस का 3 दूनी 6 बराबर में xy। ये xy से xy कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा 2x माइनस का 3y, ये प्लस का 6 माइनस का 6 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर पहला समीकरण बताइए क्या है, वो है माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और सेकेंड है 2x माइनस का 3y बराबर में 6। क्या करेंगे देखिए, ये प्लस का माइनस का सेम है, प्लस माइनस होने पर इनको हम लोग जोड़ने पर कैंसिल कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो 2x में x जाएगा तो क्या बचेगा x, 6 और 3 9, x का मान कितना आ गया 9। x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में रखें तो माइनस एक्स प्लस 3y बराबर में 3, तो माइनस x की वैल्यू कितनी है वो है 9 प्लस का 3y बराबर में 3, माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 9, तो 3y बराबर 9 और 3 12 होते हैं, y का मान निकालेंगे 12/3, 3 चौके 12, y का मान 4 आ गया। वो हमसे कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछना चाह रहे थे और अपने हिसाब से कुल विद्यार्थी बताइए कितने हैं xy, तो कुल विद्यार्थी बराबर में कितने थे xy, x का मान कितना आया बताइए, x का मान आया है 9 और y का मान कितना है 4, गुणा कर लेंगे तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 36। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब अगर इस आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर देंगे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। आगे दिया है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कह रहा आयत की विमाएं ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कैसे आप करेंगे, तो जो ज्ञात करना है उन्हें हम लोग पहले मान ले रहे हैं। तो आयत की विमाएं, आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो मान लिया कि माना आयत की लंबाई बराबर है x इकाई, क्योंकि मात्रक इसमें ना सेंटीमीटर ना मीटर दिया है, इकाई है तो इकाई मान ली, और जो चौड़ाई है वो हमने y इकाई मान ली। तो अगर हम आपसे कहें कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, इसका क्षेत्रफल इस तरीके से ये हो जाएगा। अभी तो इसका क्षेत्रफल ये होगा, लेकिन कह रहे हैं कि यदि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें, लंबाई में कमी कितने की हो रही 5 इकाई की, तो बताइए लंबाई हो कितनी जाएगी, अब बताओ।
लंबाई x थी, 5 की कमी कर देंगे तो x माइनस 5 इकाई बन जाएगी। और चौड़ाई में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दे। तो चौड़ाई में वृद्धि बराबर कितने की, 3 इकाई की। तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y थी, 3 की वृद्धि कर दी तो y प्लस 3 इकाई हो जाएगी। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। अगर हम कहें आप बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो होता लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है x माइनस 5, चौड़ाई है y प्लस 3, इतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ऐसा करते हैं तो ये जो क्षेत्रफल है वो कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। देखिए कम ज्यादा वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले का क्षेत्रफल था और जो बाद का क्षेत्रफल था, पहले दोनों क्षेत्रफलों को बराबर रखेंगे। पहले का क्षेत्रफल था एक्स वाई और जो ये बाद का क्षेत्रफल है वो आया है एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3। अब देखिए क्या हुआ, अब कंडीशन समझते हैं कि अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। तो 9 वर्ग इकाई कौन सा क्षेत्रफल कम होगा जिसमें ये चीजें की गई, तो ये कितना कम हो गया, 9। किससे, इसकी तुलना में। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, ये 9 कम है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, आ जाएगा एक्स वाई बराबर, इसका गुणा करो, y का गुणा पहले कराओ इस ब्रैकेट में, तो एक्स वाई माइनस का 5y, 3 का कराओ तो प्लस का कितना आ जाएगा 3x और माइनस का 15 और प्लस का 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो सर कुछ नहीं तो 0 बचा, बराबर में ये बचा 3x माइनस का 5y। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 15 है, तो माइनस का कितना बचेगा 6। इस माइनस के 6 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6 बराबर 3x माइनस का 5y। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें अरेंज करके तो 3x माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा 6। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सेकेंड देखिए कंडीशन क्या है, लिखा है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई में वृद्धि जो हो रही है वो 3 इकाई की हो रही है। 3 की हो रही कि 2 की हो रही, 3 की ही हो रही। लंबाई में वृद्धि है 3 इकाई की, 3 इकाई की। तो अगर हम आपसे कहें कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 इकाई। और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में जो वृद्धि है वो इस बार कितने की है, चौड़ाई में जो वृद्धि है वो 2 इकाई की है। तो अगर हम आपसे कहें चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y थी 2 की वृद्धि हो गई तो y प्लस 2 इकाई हो जाएगी। अगर हम कहें अब आपसे कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो x प्लस 3 और y प्लस 2, इतने वर्ग इकाई अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, जो पहले क्षेत्रफल था और जो ये बाद में क्षेत्रफल आया, इनको दोनों को बराबर करें, तो क्वेश्चन वाले ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, नया क्षेत्रफल आता, वो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं, इधर आपने नोट कर लिया होगा, तो इधर हम थोड़ा सा रब करते हैं। जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, 67 वर्ग इकाई ज्यादा है। तो हम फिलहाल दोनों का भी बराबर कर रहे हैं। ये पुराना क्षेत्रफल था, नया क्षेत्रफल कितना आया है x प्लस 3 और y प्लस 2, तो ये 67 ज्यादा है। अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर करना चाह, दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर करना चाह रहे हैं, तो ये 67 ज्यादा है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, इसमें अगर हम 67 घटा दें तो बात बन जाएगी, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा बताइए, एक्स वाई बराबर, वाई का अंदर गुणा करो, एक्स वाई प्लस का 3y प्लस का 2x प्लस का 6 माइनस का 67, यही तो आएगा। 2 का जब गुणा करेंगे 2x प्लस 3 दूनी 6। ठीक, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो इधर 0 बचा, 2x प्लस 3y। अब देखिए ये 67 है, माइनस का और प्लस का 6, तो माइनस का कितना बचेगा 61, इसको इधर ले आ रहे हैं, माइनस का 61 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y। क्रम से लिख लो, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 61, इसको बोले इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपने पास जो भी इक्वेशन है ना, इन्हीं को हम लोग हल कर ले रहे हैं। दो इक्वेशन है अपने पास, लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
पहला जो समीकरण है वो है अपने पास 3x माइनस का 5y बराबर में 6, और जो दूसरा है वो है 2x प्लस 3y बराबर में 61। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर पद को हम लोग बराबर कर लेंगे, या तो x को बराबर कर लें या y को। अब देखिए, अगर हम y को बराबर करना चाहें तो इधर y का जो गुणांक है वो 3 है और इधर y का गुणांक 5 है, तो 5 का सेकेंड वाली इक्वेशन में गुणा और 3 का फर्स्ट वाली इक्वेशन में गुणा। और अगर आप इसको x को बराबर करना चाह रहे हैं तो इधर x के साथ 2 है, तो 2 का फर्स्ट इक्वेशन में गुणा कर देंगे और 3 का सेकेंड इक्वेशन में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे इक्वेशन बराबर। तो जैसा आप उसे समझे वैसा कर लें। जैसे मान लीजिए हम अगर y को बराबर करना चाह रहे हैं तो इधर y के साथ 3 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, उधर कितना है 5, तो 5 का इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण सेकेंड में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए करो गुणा इनका। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस का 5 दिया 15y बराबर 6 दिया 18। तो इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10 x प्लस 5 दिया 15y बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 एकन 5 और 6 पंचे 30, तो ये 305 आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, तो इनको जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, सीधे सीधे ये कट जाएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 10 और 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं 10 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19x। इधर 305 में आप 18 को जोड़ेंगे तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता, 13 की 3 हासिल लगी 1, तो ये आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 323। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 323 बटे में 19। 19 का आप इसमें भाग लगा लीजिए, तो 19 का जब भाग लगाओगे तो 19 एकन 19 कितना बचेगा, 19 एकन 19, 19 और 10 29 और 1 30, मतलब 11 और 12 13, कितना बचेगा। जैसे 19 एकन 19 हो गया तो कितना बचेगा, 32 में आप 19 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 1, 13 बचेगा, 13 बचेगा तो 133 हो गए। 19 सत्ते 133 होता है, तो इसका मतलब x का मान जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब x का मान कितना आ गया 17। x का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, x का मान जैसे हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखें तो समीकरण फर्स्ट था अपने पास 3x माइनस का 5y बराबर में 6, तो 3 गुणा x का मान कितना आया 17 माइनस के 5y बराबर में 6, 17 का 3 में गुणा करोगे तो 17 तिया 51 माइनस के 5y बराबर में 6, 51 को उधर ले जाओ तो माइनस के 5y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस का 51, तो माइनस के 5y बराबर ये माइनस का 45 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालेंगे 45 बटे 5, y का मान 5 निम 45, तो y का मान कितना आ गया 9। हमें इसी आयत की विमाएं पता करनी थी, तो विमा में क्या थी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को हमने क्या माना था x माना था, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 17 इकाई, और जो चौड़ाई हमने मानी वो y मानी थी, y का मान कितना आ गया 9 इकाई, तो आयत की विमाएं कितनी आ गई 17 इकाई और 9 इकाई। इस प्रकार से इसके आप अगर अपनी मनोहर रे में देखेंगे तो इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसके जो 1-2 प्रकार के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो उन क्वेश्चनों को भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो कह रहे हैं पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जो चीज पूछी जाती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य, माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। विक्रय मूल्य तो उन्होंने दिया है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को कितने रुपए में बेचकर 24 रुपए में बेचकर, तो जो विक्रय मूल्य है वो बराबर कितना है 24 रुपए। यदि हम कहें कि इस पुस्तक विक्रेता को कितना लाभ हुआ है
तो क्या हम बता सकते हैं? तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। तो लाभ का मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है 24 और क्रय मूल्य कितना है x। तो अपने हिसाब से इतने रुपए का लाभ हुआ, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने रुपए में उसने पुस्तक को क्या किया था, खरीदा था। तो अगर हम आपसे कहें कि जो क्वेश्चन के हिसाब से लाभ है वो किस तरीके से है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो लाभ है वो इस तरीके से है कि पुस्तक विक्रेता ने जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया। तो हमने माना कितने में खरीदा था, x में, तो x का x% ही लाभ होगा। लाभ क्या होगा? x का x%। का मतलब गुणा से होता है, तो x गुणा x% का मतलब 1/100 होता है। तो जो लाभ होगा वो x² रुपए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लाभ है वो x² है और जो अपने हिसाब से लाभ है वो क्या है 24 माइनस x। इन्हीं दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ? x² बटे में 100 बराबर 24 माइनस x। इस तरीके से लाभ हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x² बराबर 2400 माइनस का 100x। इसको इधर ले आ रहे हैं तो x² माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100x और माइनस का 2400 बराबर में 0। इसके 2400 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे कि घट के कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो क्या करेंगे? 12 दूनी 24। तो इसके फैक्टर जो है ना वो इस तरीके से आ जाएंगे x² 120x और माइनस का 20x। देखिए 120 और 20 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 2400 आ जाएगा और 120 से जब 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। माइनस का 2400 बराबर में 0। ठीक, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? x, तो बन जाएगा x प्लस 120। इसमें माइनस का 20 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 120 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 120 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 20 बराबर 0। पहले x प्लस 120 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 120 और फिर x माइनस 20 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। अगर आप इसमें देखें तो x क्या था? पुस्तक का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कभी माइनस में तो हो नहीं सकता है, मतलब किसी पुस्तक को हम माइनस में तो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया अमान। माइनस का मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि हम किसी बुक स्टोर पर जाएं और उनसे कहें कि हमें एक किताब दे दो और किताब देने के बाद ये हो कि वो आपको 120 रुपए और दे दें, मतलब किताब भी दे दें और 120 रुपए और दे दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये माइनस 120 तो नहीं होगा। तो x का मान कितना आ गया? 20। तो इसलिए इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 20 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से वीडियो में कुछ लैगिंग हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। फिलहाल तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। हर एक चैप्टर के जो जरूरी सवाल हैं उनको आप करते रहें, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे बेहतरीन सवालों के साथ जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादातर बच्चों तक शेयर कर दें, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।